एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ में। सो इन दिस रिगार्ड, framers of the constitution derived their inspiration from the constitution of USA, और part 3 of the constitution of India is rightly described as the Magna Carta of India। तो part 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस पार्ट 3 में एक लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देखने को मिलेगी जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स की, विच मीन्स कि हमें देखने को मिलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इलेबरेटेड हैं। दैट मीन्स कि दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कंपेयर करें उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ में, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स काफ़ी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में देखने को मिलेंगे हमें। इवन कि हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में देखें, जहां से हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ की फंडामेंटल राइट्स की, तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं काफ़ी एलैबोरेट तरीके से दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये पार्ट 3 में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं आर्टिकल्स 12 to 35। तो आर्टिकल 12, 13, 14 से लेकर के 35 तक है, ये आर्टिकल्स डील करते हैं किसके साथ में? फंडामेंटल राइट्स के साथ में। और फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन हमने डिराइव किया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो ये फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन जो है हमने कहां से लिया? ये इंस्पिरेशन हमने लिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। और यूएसए ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लाए थे बिल ऑफ राइट्स, जहां पर उन्होंने अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने भी इंस्पायर होकर के इंडिया में एक लॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने ये इंस्पिरेशन लाई। और पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स हैं, इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब देखिए मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट जो है ये 1215 में आया है। कहां पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब उस समय के रूलर किंग जॉन जो थे, उन्होंने चार्टर ऑफ राइट्स जो है वो इशू किया था अंडर द प्रेशर ऑफ बैरन्स। तो चार्टर ऑफ राइट्स विच मीन्स इट वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का पहला रिटन डॉक्यूमेंट जो दुनिया में पहली बार कहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर 1215 एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। तो किंग जॉन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये 1215 में। तो इसीलिए इंडिया के पार्ट 3 को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जहां पर रिटन फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमें देखने को मिलेंगे, ये पार्ट 3 में है, और ये जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स जो है, जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स, FR लिखूंगा फंडामेंटल राइट्स के लिए शॉर्टकट में। तो जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि जिस चीज को आप एनफोर्स करा सकते हैं थ्रू द कोर्ट्स, कोर्ट से आप एनफोर्स करा सकते हैं। तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इनको कोई वायलेट करता है, ठीक है, तो क्या होगा? आप कोर्ट में जाकर के इनको एनफोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं। तो दिस इज जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स की जो लिस्ट है, दिस इज सो लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव। दिस लिस्ट इज सो लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव।
दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो बहुत ही ज़्यादा इलेबरेट है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन दिया गया है। विच मीन्स कि अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके साथ में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का कंपैरिजन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ही ज़्यादा इलेबरेट है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ज़्यादा इलेबरेट देखने को मिलेंगे ये फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट हमें देखने को क्या मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये गारंटी कौन करता है हमें, दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स हमें देता कौन है, तो हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। और ये फंडामेंटल राइट्स क्या चीज करते हैं, दे प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन स्टेट। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि वो प्रिवेंट करते हैं किस चीज को, फंडामेंटल राइट्स, दे प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन रूल एज वेल एज डेस्पोटिक रूल। ठीक है, तो वो अथॉरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो एज्यूम कर देती है एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी अपने हाथों में ले लेती है और लोगों को किसी तरह की लिबर्टीज और फ्रीडम जो है वो नहीं देती स्टेट्स। तो ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए, इस अथॉरिटेरियन रूल को, डिस्पोटिक रूल को रोकने के लिए हमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें दिए गए हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या चीजों को अपहोल्ड करते हैं, दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। सारे के सारे लोगों में इक्वालिटी है, इस चीज को अपहोल्ड करता है हमारा ये जो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है विच कंटेन्स द लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स ये अपहोल्ड करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। इसके अलावा दे प्रमोट द डिग्निटी, तो डिग्निटी भी प्रमोट करते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, लोगों की डिग्निटी। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट ये चीज को प्रोमोट करता है, अपहोल्ड करता है, विच मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को। ठीक है, तो वो बैलेंस करते हैं एक तरफ इंडिविजुअल लिबर्टी को और दूसरी तरफ सोशल जो ऑर्डर है उसको। तो दोनों चीजें बनी रहें, एक तरफ आपके राइट्स और एक तरफ सोसाइटी के राइट्स, उनके बीच में एक बैलेंस भी देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अपहोल्ड करते हैं सारे के सारे लोगों में इक्वालिटी रहे। ठीक है, उसको अपहोल्ड करते हैं। डिग्निटी जो है इंडिविजुअल्स की, यानी जिसमें कहा जाता है कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, सैक्रेड है। तो वो चीज जो हमें देखने को मिलेगी, दिस इज प्रोमोटेड बाय द फंडामेंटल राइट्स। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी इसमें। तो विच मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं किस चीज को, वो प्रमोट करते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रमोट करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लॉज, नॉट लॉज ऑफ मैन। तो फंडामेंटल राइट्स प्रमोट
establishment of government of laws and not laws of men। ठीक है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ लॉज यानी रूल ऑफ लॉज जो है उसको प्रोमोट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, विच मीन्स कि इंसान के रूल को अपहोल्ड या प्रमोट नहीं करते फंडामेंटल राइट्स। तो इंसान का मतलब, कहने का मतलब है कि इंसान बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है, विच मीन्स कि इंसान जो है वो क्या कर सकता है, दूसरे इंसान के राइट्स को एब्रिज कर सकता है, इन्फ्रिंज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि ये प्रमोट करता है गवर्नमेंट ऑफ लॉज को। तो फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर हम यहां से आगे डिस्कस करें तो हमें देखने को मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोवाइड किए जाते हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों हैं, वाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल कहने के पीछे का कारण यह है बिकॉज दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें ये फंडामेंटल राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अब ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड का मीनिंग क्या हो गया, तो फंडामेंटल लॉ है बेसिक लॉ। दैट मीन्स कि जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स को एनेक्ट करके नहीं आया है। ठीक है, जो बेसिक लॉ है वो है फंडामेंटल लॉ विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन करता है विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोमोट करते हैं किस चीज को, जो हमारी पर्सनैलिटी है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, इसको प्रोमोट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी जो है उसको प्रमोट करने की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। और ये पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट किस तरह की हो सकती है, ये मटेरियल डेवलपमेंट हो सकती है, मटेरियल डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है, स्पिरिचुअल हो सकती है। तो कोई भी तरह की आप कह सकते हैं कि मटेरियल, स्पिरिचुअल जो है, इस तरह की डेवलपमेंट जो है ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन पर्सनैलिटी की जो है, दिस इज प्रमोटेड बाय द फंडामेंटल राइट्स। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल कहने के पीछे के कारण एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है ये, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, और दूसरी चीज फंडामेंटल इनको कहने के पीछे क्योंकि ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी की। तो वो पर्सनैलिटी जो है वो मटेरियल भी हो सकती है, ठीक है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, एटसेट्रा। सो यहां से आगे हम बात करते हैं कि ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे और एट प्रेजेंट हमारे पास में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट 7 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैड ए लिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो कौन कौन से थे, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी पहला फंडामेंटल राइट था। फ्रॉम आर्टिकल्स 14 to 18,
तो राइट टू इक्वालिटी को कवर करते हैं, ये डील करते हैं राइट टू इक्वालिटी के साथ में आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल्स 19 टू 22 जो है वो डील करते हैं किसके साथ में, राइट टू फ्रीडम के साथ में। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट्स अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट भी हमारे पास में राइट्स हैं विच आर कवर्ड अंडर द आर्टिकल्स 23 एंड 24, तो 23 से लेकर के 24 तक ये आ गया तीसरा। चौथा आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 25 टू 28, ये डील करते हैं इसके साथ में। नंबर 5 इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिन्हें माइनॉरिटी राइट्स भी कहा जाता है। आर्टिकल 29 एंड 30 इनको कवर करते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज माइनॉरिटी राइट्स, तो इन्हें माइनॉरिटी राइट्स भी कहा जाता है, इन्हें माइनॉरिटी राइट्स। नेक्स्ट इज नंबर 6 इज राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31। तो इसको कौन कवर करता है, आर्टिकल 31 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एंड नंबर 7 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, this is article 32 and this article is known as the heart and soul of the constitution। ठीक है, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, यू कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। ठीक है, तो ये आगे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल्स 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, 30, यहाँ माइनॉरिटी राइट्स कहा जाता है इन्हें। एंड नंबर 6 राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31। इसके बाद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो हमें देखना है कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था, ये वाला याद रखना है आपको कि राइट टू प्रॉपर्टी हैड बीन डिलीटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, एक्ट ऑफ 1978, तो 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उस एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो राइट टू प्रॉपर्टी अभी आपके पास में एक लीगल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनको आप एनफोर्स करा सकते हो कोर्ट से। ठीक है,
तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आप कोर्ट में जाकर के इन राइट्स को एनफोर्स करा सकते हो। तो यहां पर अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है और इसको डिलीट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो है, ये याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट किया गया। और अब इसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है? इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 300A प्रेजेंट पोजीशन और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में है और आर्टिकल 300A डील्स विद द राइट टू प्रॉपर्टी। तो इससे पहले राइट टू प्रॉपर्टी वाज कवर्ड अंडर द आर्टिकल 31। नाउ it is present in the part 12 of the constitution and here article 300A deals with the right to property and it was deleted from the list of fundamental rights by the 44th constitutional amendment act of 1978। तो ये चीजें आपको याद रखनी है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग। कुछ फीचर्स जो है ये राइट्स को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। और इन राइट्स को अलग से हम एक वीडियो बना करके, जो वीडियो जो है 2-3 दिन में आपके पास में आ जाएगी। मे भी हो सकता है कि ट्यूसडे या मंडे को आपके पास में आ जाएगी, यानी आने वाले 1-2 दिन में आपके पास में ये वीडियो आ जाएगी। तो उस वीडियो में हम एक एक राइट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, जहां पर राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 तक एक एक आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। तो जहां पर हम आपको बेसिक जो है चीज़ें सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे सम ऑफ द फीचर्स की बात करेंगे। कुछ फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि सम फंडामेंटल राइट्स और अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं, वाइल सम और अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। तो आप कह सकते हैं कि सभी लोगों के लिए वो अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को दिए जाते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स के साथ में फॉरेनर्स को दिए जाते हैं। लेकिन फॉरेनर्स जिन्हें एलियन कहा जाता है, वहां पर एनिमी एलियन नहीं काउंट करेंगे आप। एनिमी एलियन कौन होते हैं? ये वो फॉरेनर होते हैं जिनके साथ में हमारा देश जिस टाइम पे एट वॉर हो, यानी हमारा युद्ध हो रहा हो, हमारी लड़ाई हो रही हो किसी देश के साथ में, तो उस समय उस देश के जो सिटीजन होंगे, जो सब्जेक्ट्स होंगे, वो हमारे लिए एनिमी एलियन होंगे। ठीक है, तो सिटीजन्स के लिए कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं? ओनली सिटीजन्स की बात हो रही है, ओनली यानी ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, नॉट एंड 30। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, these fundamental rights are available only to citizens and not to foreigners। अब ये अलग अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक आर्टिकल जो है वो आपको समझाएंगे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 19, 29, 30 हर एक के बारे में हम बताएंगे आपको। इसके बाद में आपको जानना है कि वो फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन्स के साथ साथ में फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं, वो फंडामेंटल राइट्स में हमें देखने को मिलेगा आर्टिकल 14, इसके बाद में 20, 21, 21A, 22, 23,
24, 25, 26, 27 and 28. These fundamental rights are available to citizens as well as foreigners, excluding एनिमी एलियंस. तो एनिमी एलियंस वो देश के सब्जेक्ट जिनके साथ में हमारा जिस समय युद्ध हो उसी समय हम किसी को एनिमी एलियन कहते हैं. तो बाकी सर्कमस्टांसिस में उन्हें एनिमी एलियन नहीं कहा जाता. तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बात करते हैं दूसरे फीचर की. तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, क्वालिफाइड होते हैं. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है आपको हर एक काम करने की लिबर्टी नहीं देते. तो इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो स्टेट लगा सकती है. फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है, कैन बी इंपोज्ड बाय द स्टेट. तो स्टेट जो है वो इंपोज कर सकता है क्या, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. अब जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. कोर्ट डिसाइड करता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं या नहीं, जिनके आधार पर आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है. तो स्टेट के पास में पावर है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, क्वालिफाइड होते हैं. दैट मीन्स कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकती है स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट फीचर में हमें देखने को मिलेगा कि ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे पास में, दीज आर अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट. दीज आर अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट. यानी स्टेट जो है वो आर्बिट्रेरी यानी मद मर्जी के एक्शंस नहीं कर सकती. इनके खिलाफ में हमें जो हथियार दिया गया है वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर. कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं. तो नेगेटिव इन नेचर का मतलब ये है कि वो लिमिटेशन डालते हैं ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. यानी वो फंडामेंटल राइट्स क्या है, दे आर लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. तो स्टेट की अथॉरिटी पे लिमिटेशंस हैं. वाइल सम फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर. कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं. वो सर्टन प्रिविलेजेस देते हैं सिटीजन्स को. तो दे कॉन्फर सर्टन प्रिविलेजेस. तो कुछ विशेष अधिकार जो है वो देते हैं किसको, इंडिविजुअल्स को. ऑन द इंडिविजुअल्स. तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी कि फंडामेंटल राइट्स कुछ आर्बिट्रेरी एक्शंस जो है स्टेट उसके खिलाफ में देखने को मिलेंगे. सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, सम फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर. जो नेगेटिव है दैट मीन्स कि वो स्टेट की जो अथॉरिटेरियन स्टेट है वो बनने से उसको रोकते हैं, उसकी अथॉरिटी को लिमिट करते हैं. और पॉजिटिव इन नेचर है तो वो कॉन्फर करते हैं, कुछ प्रिविलेजेस विशेष अधिकार देते हैं पीपल को, लोगों को, इंडिविजुअल्स को. ये चीज का ध्यान रखना है आपको.
तो फंडामेंटल राइट्स जो है दीज आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द, डिफेंड कौन करता है इनको, डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको डिफेंड करता है। तो फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो जिस समय नेशनल इमरजेंसी घोषित हो तो उस समय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड 20। तो 20 और 21 जो आर्टिकल्स हैं उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा। जिस समय हम आर्टिकल्स को अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो उस समय तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आर्टिकल 20 क्या कहता है एंड 21 क्या कहता है। तो हर एक आर्टिकल के बारे में हम आपको बताएंगे। अब हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ के बारे में, वो होगा कि आर्टिकल 12 जो कहता है किस तरीके से स्टेट को डिफाइन करता है, वो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया। आप देखिए स्टेट को बहुत डिफरेंट वेज में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिफाइन किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पार्ट 3 फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3, इसके पर्पज के लिए किस तरीके से स्टेट को डिफाइन किया गया है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है स्टेट को, वो बात करने वाले हैं। और इसको डिफाइन करता है आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टेट क्या है। ठीक है, तो स्टेट यहां पर डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या होगी, वो होगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एट द यूनियन लेवल। तो यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट कौन होगी, तो यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर पार्लियामेंट। दूसरी चीज हमें देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, दिस इज स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर उसे कहा जाएगा गवर्नमेंट। यानी किन किन चीजों को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एजेंसीज कहा जाएगा, यानी अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज करते हैं तो आप फिर कोर्ट में जा सकते हैं। तो किन किन एजेंसीज को गवर्नमेंट कहा गया है वो चीज आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी एटसेट्रा, इन्हें भी गवर्नमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होती है, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें हमें कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, लाइक LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई कोई भी अथॉरिटी इस पर्पज के लिए, ठीक है, हमें देखने को मिलेगी कि उसे हम स्टेट के रूप में गिनेंगे। यानी स्टेट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स को मतलब वो आपको फ्रीडम देते हैं, वो आपको लिबर्टी देते हैं, वो स्टेट को एक अथॉरिटेरियन डिस्पोटिक स्टेट बनने से रोकते हैं। तो स्टेट क्या चीज है, तो आर्टिकल 12 ही डिफाइन करता है कि स्टेट क्या चीज है। तो फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट क्या चीज है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एट द यूनियन लेवल। तो यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट
स्टेट आ गया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसको भी स्टेट में गिना जाएगा। लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी जो है वो भी, और स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज जो है इन द फॉर्म ऑफ LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा जो है। दैट मीन्स कि अगर ये एजेंसीज में से कोई भी एजेंसी अगर आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीनती है, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर पार्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 3 के लिए किस तरीके से स्टेट को डिफाइन किया गया है। अब आर्टिकल 13 के बारे में बताते हैं कि जो भी लॉज हैं इनकंसिस्टेंट, तो उनके बारे में क्या बताया गया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमें देखने को मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और in derogation of the fundamental rights shall be void। यानी इसका मतलब यह है कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो वो वाइड होंगे, नल एंड वाइड होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। ठीक है, तो ये बात करता है आर्टिकल 13। तो यहां पर क्लियरली स्कोप दे रहा है आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का। तो ये वॉइड कौन घोषित कर सकता है? कोर्ट्स घोषित कर सकते हैं। तो यहां पर इट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है क्लियर कट मैनर में। तो यहीं पर हमें आर्टिकल 13 में देखने को मिलेगा कि अगर आपको मन में या आपके एग्जाम में कहीं पर भी ऐसा सवाल आता है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू, यानी अगर पार्लियामेंट जो है कोई भी कानून बनाता है और हमारी जुडिशरी जो है उसको रिव्यू करती है, तो वो हो गया जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है? तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स कि ये यहां पर कहता है कि कोई भी लॉज जो है वो बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो इनकंसिस्टेंट या डेरोगेशन है फंडामेंटल राइट्स के साथ में, यानी वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो वो वाइड होंगे, उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। और यहां पर जुडिशियल रिव्यू की क्लियर कट बात हो रही है। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, दिस पावर, कि जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जुडिशरी जो है, कोर्ट्स जो है किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स। अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। तो ये स्कोप जो है कोर्ट्स को कौन सा आर्टिकल देता है? तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226, जिसके तहत कि कोई भी कानून अगर इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। अब लॉज जो हैं, जिन लॉज की हम बात कर रहे हैं, तो लॉ क्या क्या चीज गिनी जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसमें किस चीज की?
वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 13 बात कर रहा है कि लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। तो वो कौन कौन से लॉज होंगे? पहली बात, लॉज होंगे जो परमानेंट, फिर दूसरे लॉज होंगे टेम्परेरी, ठीक है, तीसरे होंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। और इसमें आप कह सकते हैं जिस तरह से कि नोटिफिकेशन से बाय लॉ जिसे कहा जाता है उसके तहत या नोटिफिकेशन के तहत जो ऑर्डर्स जो हैं वो निकाले जाते हैं, एटसेट्रा। और नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन या कस्टम्स आप कह सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस या कस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, कस्टम्स एंड यूजेजेस जो है, ठीक है। अब परमानेंट लॉज जो हैं वो चाहे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा लॉ अंडर आर्टिकल 13। कौन कौन वो लॉ लाएंगे तो उसे लॉ कहा जाएगा। टेम्परेरी लॉज जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंसेस, इसमें हमें ऑर्डिनेंस देखने को मिलेंगे, ऑर्डिनेंसेस। और ऑर्डिनेंसेस कौन लाएगा? सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट जारी करता है, इशू करता है, यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नर, स्टेट लेवल पे। तो अगर ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 13 में जिन लॉज की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से लॉ अगर इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ में, यानी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे, तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो ये लॉज कौन कौन से होंगे? एक परमानेंट लॉज होंगे जो पार्लियामेंट एनेक्ट करता है या स्टेट लेजिस्लेचर, दूसरे टेम्परेरी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंसेस, वो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट इशू करता है और स्टेट लेवल पे गवर्नर इशू करता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ बाई लॉज, नोटिफिकेशंस एटसेट्रा, ठीक है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टम्स और यूजेजेस जो होते हैं, तो अगर वो भी किसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं तो उन सारे के सारे लॉज को क्या डिक्लेयर किया जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो लॉ नहीं होगा, वो ये लॉ नहीं होगा, इज नॉट ए लॉ, ये वाला लॉ नहीं होगा। ये आर्टिकल 13 कहता है कि अगर गवर्नमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आती है तो वो ये लॉ नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसी फंडामेंटल राइट को एब्रिज भी कर दे, वायलेट भी कर दे, तो ऐसे में हमें क्या देखने को मिलेगा? आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग ये वो लॉ नहीं है जिसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो, इनवैलिड डिक्लेयर करो। लेकिन हमें देखने को मिलेगा कि केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये 1973 में आया था केशवानंद भारती केस, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उन फंडामेंटल राइट्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर अगर जो बनाते हैं किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उन फंडामेंटल राइट्स के साथ में वायलेशन होगी तो फिर उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को भी रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट और उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सो दिस वाज द
फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, जहां पर फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज़ें जो है हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बिल्कुल आर्टिकल 14 से लेकर के हर एक आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, जहां पर आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 जो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका क्या मीनिंग होता है। तो एक वीडियो जो है हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जहां पर हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 7298416980 एंड 7051032954। तो आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग हमारी जम्मू में है, कैनाल रोड पे, और हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लाइव पढ़ाते हैं करियर प्लस की एप्लीकेशन पे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।